हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो अपन ने अभी तक कई सारे तंत्रों का अध्ययन किया है। परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, और चौथा ही अपना तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, देखो उत्सर्जन तंत्र क्या कार्य करता है। शरीर में जो कुछ अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए उत्सर्जन तंत्र काम करता है। कि भोजन के पाचन के बाद श्वसन के दो कई सारे हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। इस प्रकार से ये कई सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं शरीर के अंदर। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की जो क्रिया है वो कहलाती है उत्सर्जन। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की जो क्रिया है वो कहलाती है उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वो मिलके निर्माण करते हैं उत्सर्जन तंत्र का। तो वैसे मानव में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं CO2, ये श्वसन क्रिया के दौरान जैसे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, भोजन के ऑक्सीकरण के बाद CO2 गैस का निर्माण होता है। इस CO2 गैस को तो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन तंत्र के द्वारा नासा मार्ग से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। श्वास में अपन जो पुनः जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह गैस भी अपने शरीर से बाहर एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होती है, जिसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब और भी कई सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। नंबर 1 है अमोनिया। NH3। अमोनिया एक इस प्रकार का हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनता है। यह रुधिर में से फिल्टर करने के बाद में किडनी अमोनिया का निर्माण करती हैं। अमोनिया नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के पाचन के बाद इनका निर्माण होता है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अमोनिया एक अत्यधिक हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है। इसको एक तो शरीर में अधिक देर तक स्टोरेज करके नहीं रखा जाता, क्योंकि ये एक विषैला पदार्थ होता है जो शरीर में यदि लिमिट सीमा से ज़्यादा समय तक इसका स्टोर करके रखा जाए तो ये एक जहर की भांति कार्य करता है, विष की भांति कार्य करता है। तो अमोनिया, कई जो जीव हैं वो सीधा अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। किसकी? अधिक जल की आवश्यकता। एक तो अमोनिया को जो शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, तो इसको उत्सर्जित करने के लिए एक तो अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसको ज़्यादातर जो मत्स्य वर्ग है, मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ सीधा अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। दूसरा है यूरिया। जो अमोनिया का सीधा उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटैलिक
जैसे एम्फीबिया, मत्स्य वर्ग, मछलियां जिसमें मुख्य रूप से आती हैं, ये क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और जल के साथ में ये इसको बाहर वातावरण में या जल में उत्सर्जित कर देती हैं। दूसरा है अपना पॉइंट यूरिया। यूरिया भी एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। शरीर में किडनियों के द्वारा फिल्टर के बाद में यूरिया अमोनिया का निर्माण होता है और अमोनिया को लीवर जो है यकृत किसमें बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में। अमोनिया एक ज्यादा हानिकारक पदार्थ है, इसलिए जो अपने शरीर में लीवर जो होता है वो अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया को कुछ अमोनिया के बजाय कुछ ज्यादा समय तक संचित करके रखा जा सकता है, जिससे शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। यूरिया को भी शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसमें अधिकतर स्तनधारी वर्ग, जिसमें मनुष्य हैं, अन्य सभी स्तनधारी वर्ग के जो भी प्राणी हैं, वो सभी यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर उत्सर्जन करते हैं। इनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। वे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक प्राणी, जिसमें स्तनधारी वर्ग के मनुष्य मूत्र के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है वो यूरिया होता है। अब तीसरा है यूरिक अम्ल। यह भी एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। अब यूरिक अम्ल के रूप में जब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर उत्सर्जित किया जाता है तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? यूरिक अम्ल को। यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है कि भाई उन दोनों में अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसमें ज्यादातर एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के प्राणी उसको उत्सर्जन के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं, और यूरिया जिसको भी उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है और इसको उत्सर्जित करने के लिए अधिकतर स्तनधारी वर्ग के प्राणी यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए वो यूरियोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। और कई प्राणी जो यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक प्राणी। कौन से? यूरिकोटैलिक प्राणी, जिसमें जैसे एवीज वर्ग जिसको अपन पक्षी वर्ग बोलते हैं, जो भी पक्षी वर्ग हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में सीधा यूरिक अम्ल के रूप में उसको अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जन के आधार पर मुख्य रूप से प्राणियों को 3 भागों में डिवाइड किया: अमोनिया, अमोनोटैलिक
जिसमें अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और उस जल में ही उस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित कर दिया जाता है। दूसरा था यूरिया। जब प्राणी के शरीर के अंदर अमोनिया एक अत्यधिक हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको कुछ समय तक स्टोर करने के लिए अपने शरीर के अंदर जो लीवर्स होते हैं, यकृत जो होता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जिसको कुछ समय के लिए शरीर में स्टोर करके रखा जा सकता है। तीसरा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल ये इसको उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है और इसको यूरिकोटैलिक प्राणी उत्सर्जित करने वाले प्राणी यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। इसमें एविज वर्ग पक्षी वर्ग के प्राणी इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जन के आधार पर मुख्य रूप से प्राणियों को 3 भागों में डिवाइड किया था। वैसे तो पसीना के रूप में भी उत्सर्जन किया जाता है, जिसमें पसीना ग्रंथियां होती हैं जो कुछ साल्ट वगैरह जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यह त्वचा के माध्यम से पसीना के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर में बने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए ये उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया था। अब मनुष्य में कुछ जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है और वो कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से निम्न अंग पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है वृक, जिसको किडनी बोलते हैं। नंबर 2 मूत्रवाहिनी। नंबर 3 मूत्राशय और नंबर 4 है मूत्र मार्ग। इस प्रकार से इन 4 अंगों से मुख्य रूप से इन 4 अंगों से मिलके मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से वृक्क संख्या में 2 होते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब इनमें से अपन एक एक अंग का विशेष अध्ययन करेंगे, विशेष तौर से देखेंगे। तो इसमें देखो, ये पहला भाग है इसका वृक्क, किडनी। मनुष्य में वृक्क संख्या में 2 होते हैं, जो दायां वृक्क और बायां वृक्क के नाम से जाने जाते हैं। ये सेम के बीज के आकार, सेम के बीज की आकृति के गुलाबी रंग के होते हैं। सेम के बीज की आकृति के कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के। और इन किडनियों के माध्यम से ही, इन वृक्कों के माध्यम से ही रुधिर का फिल्टर किया जाता है। रुधिर में से कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का फिल्टर करके उसमें से प्रत्येक वृक्क में ये 2 बड़ी नलिकाएं होती हैं, वृक्क महाशिरा और वृक्क महाधमनी। वृक्क महाधमनी के द्वारा तो इसमें वृक्क महाशिरा के द्वारा तो रुधिर इसमें आता है, जो फिल्टर होने के बाद में फिर वृक्क महाधमनी के द्वारा ये पुनः शरीर को भेज दिया जाता है। अब देखो, वृक्क एक अलग से अपन वृक्क की संरचना देखें, इसकी कार्य की देखें।
तो इसमें देखो, इसमें एक नलिका, वृक्क, महाधमनी और एक नलिका होती है वृक्क महाशिरा। महाशिरा ये होती है मूत्र नलिका, यूरिन। जैसे ही एक वृक्क महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं, वृक्क महाशिरा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ इस किडनी में आते हैं। किडनी में ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ पाया जाता है। ग्लोमेरुलस जो कोशिकाओं का एक जालनुमा संरचना होती है, इस केशिका गुच्छ के द्वारा फिल्टर का कार्य किया जाता है, निस्यंदन का कार्य किया जाता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का कार्य किया जाता है, निस्यंदन। और उस केशिका गुच्छ निस्यंदन के बाद में उनमें से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, कुछ कार्बनिक अम्ल, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, वो इससे छण के अलग हो जाते हैं और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को फिल्ट्रेट करके, छान के, और ये मूत्र वाहिनी के माध्यम से, मूत्र नलिका के माध्यम से ये आगे इसको प्रवाहित कर देती हैं। इस प्रकार से ये एक वृक्क सेम के बीज की आकृति का, इसमें यहां ये जो दबा हुआ भाग होता है ये कहलाता है हाइलम। क्या? हाइलम। इस हाइलम में होके ही ये वृक्क धमनी और वृक्क शिरा प्रवेश करती हैं तथा मूत्र नलिका इससे बाहर निकलती है। एक दबा हुआ भाग होता है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर ये एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो दोनों किडनियों के ऊपर, दाईं और बाईं दोनों किडनियों के ऊपर ये अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती हैं। ये अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जो एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें से दोनों ओर की किडनियों से अलग अलग मूत्र वाहिनी निकलती है। जैसे ही जो फिल्ट्रेशन का कार्य हुआ, फिल्ट्रेशन के कार्य के बाद में मूत्र वाहिनी से ये मूत्र अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मूत्र वाहिनी के माध्यम से ये धीरे धीरे मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। मूत्र वाहिनी एक नलिकाकार संरचना होती है। दूसरा भाग था इसका मूत्र वाहिनी। दोनों ओर के वृक्कों से, दाएं और बाएं दोनों ओर वृक्कों से, दोनों ओर की किडनियों से अलग अलग मूत्र वाहिनी निकलती हैं। दाईं मूत्र वाहिनी, बाईं मूत्र वाहिनी। दाएं वृक्क से और बाएं वृक्क से दोनों ओर के मूत्र वृक्कों से अलग अलग मूत्र वाहिनी निकलती हैं और ये मूत्र वाहिनी एक लंबी नलिकाकार संरचना होती हैं, जिसमें धीरे धीरे मूत्र इन नलिकाओं से होता हुआ और मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। तीसरा जो ये अंग है मूत्राशय। कौन सा अंग है? मूत्राशय। देखो, मूत्राशय एक थैलेनुमा संरचना होती है। कैसी? थैलेनुमा संरचना, जिसमें संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। इसमें
जैसे ही किडनियों से फिल्ट्रेशन के बाद मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्र इसमें आके धीरे धीरे मूत्र इसमें एकत्रित होता रहता है, और जैसे ही इसमें मूत्र एकत्रित होता है तो इसमें फैलने की क्षमता पाई जाती है। धीरे धीरे एक लिमिट सीमा तक लगभग 1.5 या 2 लीटर मूत्र का इसमें संग्रह किया जा सकता है। और जब इसमें पूर्ण रूप से भर चुका होता है तो वो मूत्र विसर्जन के द्वारा मूत्र मार्ग के माध्यम से, चौथा भाग है मूत्र मार्ग। मूत्राशय का जो निचला भाग है, मूत्राशय थैलीनुमा चौड़ा बड़ा भाग होता है जिसमें संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें कुछ मात्रा में कुछ समय के लिए मूत्र को स्टोर करके रखा जाता है, एकत्रित करके रखा जाता है। तो मूत्राशय का निचला भाग संकीर्ण होके और मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। ये मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। मूत्र मार्ग, ये इसकी संरचना देखो, मूत्राशय के निचले भाग के संकीर्ण होने से मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। ये स्त्री और पुरुषों में थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि पुरुषों में मूत्र मार्ग जनन मार्ग एवं मूत्र मार्ग, जनन मार्ग एवं मूत्र मार्ग दोनों एक ही अंग के द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि मादाओं में, स्त्रियों में मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग दोनों अलग अलग नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ मूत्र का विसर्जन मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मानव उत्सर्जन